हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्पेक्ट्रम का 11वां लेसन है। जैसे ही 39 लेसन तक कंप्लीट हो जाएंगे मैं 1 से 10 तक की वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसमें दासू तरीके से कंप्लीट करेंगे, हम लाइन टू लाइन कवर करेंगे और जो भी फैक्ट होगा मैं पढ़कर आपको सुना दूंगा। आपका 1% भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ 11वां लेसन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना एवं उदारवादी चरण। यद्यपि 1850 के दशक के बाद उदय हुआ प्रांतीय संघ और अपने सामाजिक आधार के साथ साथ अपने उद्देश्यों में सीमाबद्ध हो सकते हैं, तथापि उन्होंने राजनीतिक चेतना को जागृत करने की प्रक्रिया की शुरुआत की और राजनीतिक सक्रियता को बल प्रदान किया। 1870 के दशक की बात है और भारत में ब्रिटिश शासकों द्वारा किए गए उपायों ने भारतीयों की राजनीतिक आकांक्षाओं को तीव्र कर दिया। यानी कि 1870 की बात है। 1870 से उत्तरार्ध यानी कि 1870 से पहले की बात है और 1880 के दशक के बाद की बात है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 का में जो इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया खुद राज करने लग गई थी अपने इंडिया के ऊपर। तो मतलब उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए सत्ता के अंदर। तो 1870 के दशक के उत्तरार्ध और 1880 के दशक के पूर्वार्ध में उदय होने वाले अधिकतर राजनीतिक संगठन ब्रिटिश शासकों के आलोचक थे। यानी कि ब्रिटिश शासकों की आलोचना करते थे कि उन्होंने सरकार से और अधिक अधिकारों की मांग की थी। इस प्रकार एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना के लिए एक ठोस आधार तैयार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है देखते हैं। चलो, कांग्रेस के गठन से पूर्व देश में एक अखिल भारतीय संस्था के गठन की भूमिका तैयार हो चुकी थी। 19वीं शताब्दी के छठे दशक से ही राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में प्रयासरत थे, किंतु इस विचार को मूर्त एवं व्यवहारिक रूप से देने का श्रेय सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी एवं ह्यूम को प्राप्त हुआ। ह्यूम ने 1883 में भारत के विभिन्न नेताओं से संपर्क स्थापित किया। इसी वर्ष अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 1884 में उन्हीं के प्रयासों से एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन, सबसे पहले 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। इस यूनियन ने पूना में 1885 यानी कि एक साल बाद राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजन किया। यानी कि राष्ट्र में जो विभिन्न प्रतिनिधि थे उनका सम्मेलन आयोजित किया और इस कार्य का उत्तरदायित्व एओ ह्यूम को सौंप दिया। लेकिन पूना में हिज्जा फैल जाने से उसी वर्ष एक सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया और सम्मेलन में भारत के सभी प्रमुख शहरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यहीं सर्वप्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया। यानी कि 1885 के अंदर ही अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया। ए ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस कांग्रेस के मुख्य निर्माता माने जाते हैं। यानी कि ए ह्यूम तो है ही, उसके साथ में सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी है और आनंद मोहन बोस भी निर्माताओं में गिनती आती है इनकी। ठीक है, फिर अगली स्लाइड में देखते हैं कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की था। इनमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके पश्चात प्रतिवर्ष भारत के विभिन्न शहरों में इसका वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। देश के प्रख्यात राष्ट्रवादी नेताओं ने कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में इसकी अध्यक्षता की था। इसे सुयोग्य नेतृत्व प्रदान किया। इसमें प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, 3 बार अध्यक्ष रहे थे। बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता जी, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं में महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक और शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, मदन मोहन मालवीय जी, सुब्रमण्यम अय्यर जी, सी विजय राघवाचारी और दीनसा ई वाचा आदि के नाम उल्लेखनीय है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस को संबोधित किया। इस संबोधन को कांग्रेस के इतिहास में दूरगामी महत्व था, क्योंकि इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की सहभागिता परिलक्षित होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त प्रांतीय सभाओं, संगठनों, समाचार पत्रों और साहित्य के माध्यम से भी राष्ट्रीय गतिविधियां संचालित होती रही। क्या कांग्रेस की स्थापना के पीछे सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा थी? इसका क्या है देखते हैं। चलो, क्या कहा जाता है कि ए ह्यूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में जिन मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सहयोग दिलाया था
उनमें सबसे प्रमुख था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ते हुए जन असंतोष के लिए सुरक्षा कपाट की व्यवस्था करना। ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए ह्यूम को कुछ ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि शीघ्र ही राष्ट्रीय विद्रोह होने की संभावना है। यदि कांग्रेस का गठन हो जाए तो वह जनता की दबी हुई भावनाओं एवं उजागरों को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करने की वाली संस्था सिद्ध होगी, जो ब्रिटिश सरकार को किसी प्रकार की हानि होने से बचाएगी। इसलिए ह्यूम ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन, यानी कि 1885 की बात है ये, अनुरोध किया कि कांग्रेस की स्थापना में किसी तरह की रुकावट पैदा न करें। हालांकि भारत के आधुनिक इतिहासकारों ने सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा को लेकर महत्वय नहीं है। इसके अनुसार कांग्रेस की स्थापना भारतीयों में आई राजनीतिक चेतना का परिणाम थी। वे एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना चाहते थे जिसके द्वारा वे भारतीयों को राजनीतिक और आर्थिक मांगों को सरकार के सम्मुख रख सके। यदि उन परिस्थितियों में भारतीय इस तरह की कोई पहल करते तो निश्चय ही सरकार द्वारा इसका विरोध किया जाता या इसमें व्यवधान पैदा करती सरकार था इसकी अनुमति नहीं देती। किंतु संयोगवश ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई जिनके कारण कांग्रेस की स्थापना हो गई। विपिन चंद्र के अनुसार, यानी कि विपिन चंद्र बुक है, उसके अंदर क्या लिखा गया है कि ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना के लिए एक तड़ित चालक या उत्प्रेरक का काम किया, जिससे राष्ट्रवादियों को एक मंच में एकत्रित होने और कांग्रेस का गठन करने में सहायता मिली और इसी से सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा का जन्म हो गया। अगली सब हेडिंग है कांग्रेस के लक्ष्य और उद्देश्य। कांग्रेस के क्या लक्ष्य थे, क्या उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना होने। कांग्रेस की स्थापना के पश्चात भारत का स्वतंत्रता आंदोलन लघु पैमाने एवं मंद गति से ही सही किंतु एक संगठित रूप से प्रारंभ हुआ। यद्यपि कांग्रेस का आरंभ बहुत ही प्रारंभिक उद्देश्यों को लेकर किया गया था, तथापि धीरे धीरे उसके उद्देश्यों में परिवर्तन होता गया तथा शीघ्र ही वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवा बन गई। प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य थे, यानी कि पहला जो चरण था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या उद्देश्य थे वे इस प्रकार हैं। लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, यानी कि लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन को चलाना, भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना तथा राजनीतिक की शिक्षा देना। आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना, आंदोलन के लिए एक मुख्यालय बनाना, देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध की स्थापना को प्रोत्साहित करना, यानी नेता और कार्यकर्ता के बीच में संबंध स्थापित करना, उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना, एक सामान्य आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों को एकमत करना, लोगों को जाति धर्म एवं प्रांतीय की भावना से ऊपर उठाकर उनमें एक राष्ट्रव्यापी अनुभव को जागृत करना, भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन देना एवं उसका प्रसार करना। सब हेडिंग है कांग्रेस का उदारवादी चरण। 1885 से 1905 के बीच में पहला चरण था ये कांग्रेस का उदारवादी चरण। 1885 में 1884 से स्टार्टिंग हुई, 85 से 1905 तक महत्वपूर्ण नेता कौन कौन से थे कांग्रेस के इस चरण को नरमदली चरण के नाम से भी जाना था। ये नरमदल के नेता थे क्योंकि इस चरण में कांग्रेस का नेतृत्व तो मुख्यतः उदारवादी नेताओं के हाथों में रहा, जिसमें दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह बादशाह, WC बनर्जी, HN बनर्जी, राम बिहारी बोस, RC दत्त, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, PR नायडू, आनंद सारलू एवं पंडित मदन मोहन मालवीय इत्यादि प्रमुख थे। इन नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के नेताओं के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये प्रथम चरण के नेता थे। ये नेता उदारवादी नीतियों एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास रखते थे, यानी कि अहिंसा की ये विरोध करते थे और उदारवादी नीतियों अपनाते थे। इसकी यह विशेषता इन्हें 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में उभरने वाले नव राष्ट्रवादियों, जिन्हें उग्रवादी कहते थे, से पृथक, यानी कि नरमदली नेता थे जो मतलब गरमदली नेता से पूर्णतः भिन्न थे। उदारवादी उपागम उदारवादी कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्षधर थे।
यानी कि उदारवादी कानून के दायरे में रहकर भी अहिंसक और संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्षधर थे। यद्यपि उदारवादियों की नीति अपेक्षाकृत धीमी थी, तथापि इससे क्रमबद्ध राजनीतिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं तथा वे भारतीयों की वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं हैं। अतः यदि सर्वसम्मति से सभी देशवासी प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं एवं सभाओं इत्यादि के माध्यम से सरकार से अनुरोध करें तो सरकार धीरे धीरे उनकी मांगें स्वीकार कर लेगी। अपने उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उदारवादियों ने दो प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। पहला, भारतीयों ने राष्ट्र प्रेम चेतना जागृत कर राजनीतिक मुद्दों पर उन्हें शिक्षित करना एवं उनमें एकता स्थापित करना। दूसरे, ब्रिटिश जनमत एवं ब्रिटिश सरकार को भारतीय पक्ष में करके भारत में सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ करना। इसके लिए राष्ट्रवादियों ने प्रार्थना एवं याचिका की पद्धति अपनाई और यदि वे असफल होते तो संवैधानिक विचारों का सहारा लेते। अपने दूसरे उद्देश्यों के लिए राष्ट्रवादियों ने 1889 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना की। इंडिया नाम था उसका। दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन का काफ़ी समय इंग्लैंड में बिताया था। विदेशों में भारतीय पक्ष में जनमत तैयार करने का प्रयास किया। 1890 में नौरोजी ने 2 वर्ष पश्चात यानी कि 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लंदन में आयोजित करने का निश्चय किया, किंतु 1891 में लंदन में आम चुनाव आयोजित किए जाने के कारण उन्होंने यह निर्णय स्थगित कर दिया। उदारवादियों का मानना था कि ब्रिटेन से भारत का संपर्क होना भारतीयों के हित में था तथा अभी ब्रिटिश शासन को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने का यथोचित समय नहीं आया था। इसलिए बेहतर होगा कि उपनिवेशी शासन को भारतीय शासन में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए। उदारवादी राष्ट्रवादियों का योगदान, सब हेडिंग है अपनी, उदारवादी राष्ट्रवादियों का योगदान। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक नीतियों की आलोचना, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक जो नीति थी उसकी आलोचना। अनेक उदारवादी नेताओं यथा जैसे दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, ये जैसे भी मतलब नरम दल के ये नेता थे, शोषण मुक्त आर्थिक नीतियों का अनावरण किया तथा उसके द्वारा भारत में किए जा रहे आर्थिक शोषण के लिए निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। निकास सिद्धांत यानी निकालने का, उन्हें मतलब शोषण के लिए निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों का परिणाम भारत को निर्धन बनाना है। इसके अनुसार सोची समझी रणनीति के तहत जिस प्रकार भारतीय कच्चे माल एवं संसाधनों का निर्यात किया जाता है तथा ब्रिटेन में निर्मित माल को भारतीय बाजारों में खपाया जाता है, वह भारत की खुली लूट है। इस प्रकार इन उदारवादियों ने अपने प्रयासों से एक ऐसा सशक्त भारतीय जनमत तैयार किया जिसका मानना था कि भारत की गरीबी एवं आर्थिक पिछड़ेपन का कारण यही उपनिवेशी शासन है। इन्होंने यह भी बताया कि भारत में पदस्थ अंग्रेज अधिकारियों कर्मचारी वेतन अन्य उपहारों के रूप में भारतीय धन का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेजते हैं, जिससे भारतीय धन का तेजी से इंग्लैंड की ओर प्रवाह हो रहा है। इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर सभी उदारवादियों ने एक स्वर में सरकार को भारत की गरीबी दूर करने के लिए 2 प्रमुख उपाय सुझाए। पहला था कि भारत में आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास करो और संरक्षण करो, और दूसरा था कि भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। इसके अतिरिक्त उन्होंने भू राजस्व में कमी करने, नमक कर का उन्मूलन करने, बागान श्रमिकों की दशा सुधारने, सैन्य खर्च में कटौती करने की मांग की। विस्तृत सब हेडिंग अगली अपनी, व्यवस्थापिका में संवैधानिक सुधार एवं अधिप्रचार। व्यवस्थापिका में संवैधानिक सुधार एवं अधिप्रचार। 1920 तक भारत में व्यवस्थापिकाओं को कोई वास्तविक प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। सर्वप्रथम 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। इसमें गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्यों के अतिरिक्त 6 से 12 तक अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधान परिषद भारत के किसी भी विषय पर कानून बना सकती थी, लेकिन इस परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या अत्यल्प यानी कम होती थी। 1862 में 1862 से 1892 के मध्य 30 वर्षों की अवधि में केवल 45 भारतीय इस परिषद के सदस्य बन सके, जिनमें से अधिकांश धनी प्रभावशाली अंग्रेजों के भक्त थे। नाम मात्र के बौद्धिक व्यक्तियों, प्रख्यात लोगों को इसकी सदस्यता मिली। इसमें सैयद अहमद खान, कृष्णोदास पाल, वी.एन. मंडलिक, के.एन.
नुलकर रास बिहारी घोष प्रमुख थे। इस प्रकार 1861 के एक्ट ने ब्रिटिश भारत में केंद्रीय स्तर पर एक छोटी सी विधानसभा को जन्म दिया। अगली स्लाइड में क्या है? अगली स्लाइड में है कि भारत परिषद अधिनियम 1892। प्रमुख प्रावधान: इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों में 4 सदस्यों की वृद्धि की गई। नई व्यवस्था के अनुरूप कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 16 सदस्य हो सकते थे। पहले थे 6 से 10 थे। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहली बार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया। भारतीय विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा किया जाता था। सदस्यों की अनुशंसा विश्वविद्यालयों, नगरपालिकाओं, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा की गई। इस अधिनियम द्वारा विधानमंडलों के सदस्यों को निर्धारित नियमों के तहत बजट एवं वित्तीय मामलों पर बहस करने का सीमित अधिकार प्राप्त हो गया। विधानमंडलों के सदस्यों को सार्वजनिक हित के मसलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। सीमाएं यानी कमियां क्या थी? भारत की विशाल जनसंख्या के अनुपात में केंद्रीय विधान परिषद को केवल 4 सदस्यों की वृद्धि करना उपहासजनक था। विधान परिषद में अभी भी सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा। निर्वाचन की व्यवस्था नाम मात्र की थी। पुनर्गठित केंद्रीय विधान परिषद की बैठक अपने पूरे कार्यकाल में 1909 तक सिर्फ 13 दिन प्रतिवर्ष के वार्षिक औसत से आयोजित हुई। इसके कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या केवल 5 थी। गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन का प्रस्ताव रखने एवं मतदान को भाग लेने का अधिकार नहीं था। मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं था। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था और न ही वे विमर्शित प्रश्न का उत्तर दे सकते। यानी कि 1885 से 1892 के बीच राष्ट्रवादियों की संवैधानिक सुधारों की मांगें मुख्यतः निम्न 2 बिंदुओं पर केंद्रित रही। पहला था परिषदों का विस्तार एवं इसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। दूसरा था परिषदों में सुधार, जैसे परिषदों की ओर अधिक अधिकार देना। मुख्य रूप से आर्थिक विषय थे। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने लोकतांत्रिक स्वशासन हेतु लंबी कार्य योजना बनाई। इनकी संवैधानिक सुधारों की मांगों को सफलता तब मिली जब ब्रिटिश सरकार ने 1892 में भारत परिषद अधिनियम बनाया। किंतु इन अधूरे संवैधानिक सुधारों से कांग्रेस संतुष्ट नहीं हुई तथा अपने वार्षिक अधिवेशनों में उसने इन सुधारों की जनमत आलोचना की। इसके पश्चात उसने मांग की इनमें निर्वाचित भारतीयों का बहुमत हो था, उन्हें बजट में नियंत्रण संबंधी अधिकार दिए जाएं। उसमें नारा दिया, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, यानी कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। धीरे धीरे संवैधानिक सुधारों की मांग गति पकड़ने लगी। इसी समय दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य की मांग प्रारंभ कर दी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि भारत में को कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह स्वशासित निवेश का दर्जा दिया जाए। फिरोज शाह मेहता एवं गोखले ने ब्रिटिश सरकार की उस मंशा की आलोचना की जिसके तहत वह भारतीयों को स्वशासन देने की दिशा में ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं कर रही थी। यद्यपि ब्रिटिश सरकार की वास्तविक मंशा यह थी कि वे परिषदें भारतीय नेताओं के उद्गार मात्र प्रकट करने का मंच हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तथापि भारतीय राष्ट्रवादियों ने इन परिषदों में उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई तथा अपने महत्वपूर्ण कार्य किए। इन परिषदों के माध्यम से राष्ट्रवादियों ने भारतीयों की विभिन्न समस्याओं की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित किया और अक्षम कार्यपालिका की खामियां उजागर करने, भेदभावपूर्ण नीतियों प्रस्तावों का विरोध करने तथा आधारभूत आर्थिक मुद्दों को उठाने हेतु कार्य किए। इस प्रकार राष्ट्रवादियों ने साम्राज्यवादी सरकार की वास्तविक मंशा को उजागर किया था। स्वशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उन्होंने देश के लोगों में राजनीतिक एवं आर्थिक चेतना जगाने का कार्य किया। राष्ट्रवादियों के इन कार्यों से भारतीयों में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं का प्रसार हुआ, लेकिन इन उपलब्धियों के बावजूद राष्ट्रवादियों की सबसे प्रमुख असफलता यह रही कि इन कार्यक्रमों अभियानों का जनाधार नहीं बढ़ा सके। मुख्यतः महिलाओं की भागीदारी कम रही था, सभी को मत देने का अधिकार नहीं मिल सका। सामान्य प्रशासनिक सुधारों हेतु उदारवादियों के प्रयास। सामान्य प्रशासनिक सुधारों के लिए उदारवादियों के प्रयास। उदारवादियों ने निम्न आधार पर सुधारों
उदारवादियों ने निम्न आधारों पर सुधारों के लिए प्रयत्न किए। सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण की मांग इसका आर्थिक आधार हो, क्योंकि विभिन्न प्रशासनिक पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति से देश पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है, जबकि भारतीयों की नियुक्ति से आर्थिक बोझ में कमी होगी। राजनीतिक आधार पर, जैसा कि अंग्रेज अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जो वेतन एवं भत्ते मिलते हैं, वे उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा इंग्लैंड भेजते थे। इससे भारतीय धन का निकास होता है। इसके अतिरिक्त नैतिक आधार पर भी यह गलत था कि भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाए तथा उन्हें प्रशासनिक मुद्दों पर दूर रखा जाए। न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग होना, पक्षपातपूर्ण भ्रष्ट नौकरशाही तथा लंबी एवं खर्चीली न्यायिक प्रणाली की भर्त्सना, ब्रिटिश सरकार की आक्रामक विदेशी नीति की आलोचना, ब्रह्मा के अधिग्रहण, अफगानिस्तान पर आक्रमण, उत्तर पूर्व में जनजातियों के दमन का कड़ा विरोध, विभिन्न कल्याणकारी मदों यथा स्वास्थ्य, स्वच्छता इत्यादि से ज़्यादा व्यय की मांग, प्राथमिक एवं तकनीकी शिक्षा में ज़्यादा व्यय पर जोर, कृषि सुधार एवं सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषकों हेतु कृषक बैंकों की स्थापना इत्यादि। भारत के बाहर अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में कार्यरत भारतीय मजदूरों की दशा में सुधार करने की मांग। इसके साथ ही नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, इसके अंतर्गत विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने, प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता के मुद्दे सम्मिलित थे। उदारवादी या नरमपंथियों ने इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए सशक्त आंदोलन चलाया तथा इस संबंध में भारतीय जनमानस को प्रभावित करने में सफलता पाई। इसके परिणाम शीघ्र ही भारतीय नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का मुद्दा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बन गया। उदारवादियों के इन कार्यों से भारतीयों में चेतना जागृत हुई है। जब 1897 में बाल गंगाधर तिलक के अन्य राष्ट्रवादी नेताओं तथा पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया तो इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। नाटू बंधुओं की गिरफ्तारी और निर्वासन के प्रश्न पर भी भारतीयों में ने कड़ा रोष जाहिर किया। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यों का मूल्यांकन, जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे उनके कार्यों का मूल्यांकन। कुछ आलोचकों के मतानुसार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथियों का नाम मात्र का योगदान था, इसलिए वे अपने चरण में कोई ठोस उपलब्धि हासिल नहीं कर सके। इन आलोचकों का दावा है कि अपने प्रारंभिक चरण में कांग्रेस शिक्षित मध्य वर्ग तथा भारतीय उपनिवेशी उद्योगपतियों का ही प्रतिनिधित्व करती थी। इसकी अनुन्य विनय की नीति को आंशिक सफलता ही मिली और उसकी अधिकांश मांगें सरकार ने स्वीकार नहीं की, किंतु नरमपंथियों की उपलब्धियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यथा उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज को नेतृत्व प्रदान किया। साझा हित के सिद्धांतों पर आम सहमति बनाने और जागृति लाने में भी काफ़ी हद तक सफल रहे। उन्होंने भारतवासियों में इस भावना की ज्योति जलाई कि सभी के एक ही शत्रु हैं, यानी कि अंग्रेज ही शत्रु है सभी के, था सभी भारतीय एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। उन्होंने लोगों को राजनीतिक कार्यों में दक्ष किया था, राजनीतिक विचारों को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने उपनिवेशवादी शासन की आर्थिक शोषण की नीति को उजागर किया। नरमपंथियों के राजनीतिक कार्य दृढ़ विश्वासों पर अवलंबित थे, न कि उथली भावना पर। उन्होंने इस सच्चाई को सार्वजनिक किया कि भारत का शासन भारतीयों के द्वारा उनके हित में हो। उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रवाद एवं लोकतांत्रिक विचारों में प्रतिनिधि संस्थाओं की विचारों को लोकप्रिय बनाया। एक समान राजनीति और आर्थिक कार्यक्रम विकसित किए। इसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। उन्होंने उन्हीं के प्रयासों से विदेशों में, विशेषकर इंग्लैंड में भारतीय पक्ष को समर्थन मिल सका। जनसाधारण की भूमिका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी काल में कांग्रेस का जनाधार सीमित था तथा जन सामान्य ने इसमें शिथिल और निष्क्रिय भूमिका निभाई। इसका मुख्य कारण था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनसाधारण के प्रति ज़्यादा विश्वस्त नहीं थे। उनका मानना था कि भारतीय समाज अनेक जातियों एवं उपजातियों में बंटा हुआ है तथा इसके विचार एवं सोच संकीर्णता में ओतप्रोत है। फलतः प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने उनकी उपेक्षा की। उदारवादियों का मत था कि राजनीतिक परिदृश्य पर उभरने से पहले जातीय विविधता के कारकों में एकीकरण आवश्यक है, लेकिन वे इस महत्व को नहीं समझ सके कि इस कारण में विविधता के बावजूद उसके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यापक जन समर्थन के अभाव में उदारवादी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक राजनीतिक रुख अख्तियार नहीं कर सके, किंतु बाद के राष्ट्रीयवादियों में उदारवादियों की इस सोच से अंतर था।
उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता के लिए जन सामान्य में व्यापक पैठ बनाई और जनाधार बढ़ाया। कालांतर में इसका लाभ आंदोलनकारियों को मिला। पीछे एक पैराग्राफ सा रह गया। बिपिन चंद्रा में लिखा है कि 1858 से 1905 तक का समय भारतीय राष्ट्रवाद का सेसु काल था। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने इस काल में राष्ट्रवाद की धरती को सींचा, उसमें गहरे तक राष्ट्रीयता के बीज बोए। लाला लाजपत राय कहते हैं कि यह एक सफल अवसरवादी आंदोलन था। इसने कपटी एवं पाखंडियों के लिए अवसरों के द्वार खोले। इसके कुछ लोगों को राष्ट्रीयता के नाम को बुलाने का अवसर दिया। दादा भाई नारोजी कहते हैं कि हम कोई भीख नहीं मांगते, हमें केवल न्याय चाहिए। दादा भाई नारोजी क्या कहते हैं कि हम कोई भीख नहीं मांगते, हमें केवल न्याय चाहिए। ब्रिटिश साम्राज्य में नागरिक होने के नाते हमारे क्या अधिकार है, उसकी मीमांसा किए बिना ही केवल एक शब्द स्वराज्य में सब कुछ व्यक्त किया जा सकता है। वैसा ही स्वराज्य जैसा आयरलैंड, कनाडा, अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में प्रचलित है। दादा भाई नारोजी एक बात और कहते हैं कि भारत की स्थिति अत्यंत शोचनीय है, इसे निरंतर लूटा जा रहा है। प्राचीन काल में भी लुटेरे आते थे, परंतु वे लूटने के बाद चले जाते थे। कुछ ही वर्षों में भारत पुनः अपनी आर्थिक हानि भी पूरी कर लेता था, परंतु अब तो यह लगातार ज़्यादा से ज़्यादा दरिद्र होता जा रहा है। इससे इस लूट से दम लेने का अवसर ही नहीं मिलता। ये के गोखले क्या कहते हैं कि वह भारतीय जनता का सर्वथा तिरस्कार करती है, जनता की भावनाओं की अवहेलना करती है, जनता के हितों के स्थान पर शासन के हितों की चिंता करती है। अतः इसके सम्मुख न्याय की दुहाई देना कोई मजाक है। ठीक है, फिर एक टॉपिक हो रहेगा कि ब्रिटिश सरकार का रुख कैसा था। कांग्रेस के जन्म के प्रारंभिक वर्षों में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुछ समय के लिए सहयोगात्मक रुख बना। उदारवादियों को विश्वास था कि भारत की स्थिति को ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर ही सुधारा जा सकता है, किंतु 1887 के पश्चात कांग्रेस और सरकार के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। नरमपंथियों का भ्रम शीघ्र ही टूट गया, क्योंकि शासन का वास्तविक स्वरूप उसके सामने आ गया। इस काल में कांग्रेस ने सरकार की आलोचना और तीव्र कर दी थी। फलतः दोनों के आपसी संबंध और खराब हो गए। इसके पश्चात सरकार ने कांग्रेस विरोधी रुख अख्तियार कर लिया था। वह राष्ट्रवादियों को राजद्रोही ब्राह्मण और राजद्रोही विप्लवकारी जैसी उपमाएं देने लगी। नहीं, राजद्रोही ब्राह्मण और राजद्रोही विप्लवकारी। ठीक है। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा। कालांतर में सरकार ने कांग्रेस के प्रति फूट डालो और राज करो की नीति अपना ली। सरकार ने विभिन्न कांग्रेस विरोधी तत्वों एवं सर सैयद अहमद खान, बनारस नरेश राजा, शिव प्रसाद सिंह इत्यादि को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं कर्मों की आलोचना करने हेतु उकसाया था। उसने कांग्रेस के विरोधी संगठन संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना में मदद की। सरकार ने संप्रदाय विचारों के आधार पर राष्ट्रवादियों को फूट डालने का प्रयास किया था, उग्रवादियों को उदारवादियों के विरुद्ध भड़काया, किंतु अपने इन प्रयासों के पश्चात भी ब्रिटिश सरकार राष्ट्रवाद के उफान को रोकने में सफल नहीं हो सकी। लॉर्ड कर्जन 1900 में एक बात कहता है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है तथा मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांति में मृत्यु में इसकी सहायता कर सकूं। अच्छा रहे, ठीक है भाई। 11वां लेसन हमारा साथियों कंप्लीट होता है। 12वें लेसन के साथ अगली वीडियो मिलते हैं। ओके।